in fundamental theorem, according to fundamental theorem, we discuss the two conditions. Which one is definite integral and indefinite integral, and we see in previous section that indefinite integral is basically anti-derivative. indefinite integral जो है वो आपके पास क्या है, एंटी-डेरिवेटिव ही है। अच्छा, मैं अच्छा खासा सारा इंग्लिश में पढ़ाती होती थी आप लोगों के आने की वजह से मैंने उर्दू में शुरू कर दिया था कि आप लोग नए नए बच्चे हैं, तंग ना आ जाए। और अब ऐसी मेरी सीक्वेंस चली है कि मुझे बात कंफ्यूजन होने लग जाती है। अच्छा जी, इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेसिकली हम लोग एंटी डेरिवेटिव्स जो है उसी को डिस्कस करते हैं। और ये आपने देखा था कि जो एंटी डेरिवेटिव है मोस्ट कॉमनली जनरल एंटी डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट के साथ रिप्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारा डेफिनिट इंटीग्रल था वो हमारे पास सिर्फ एक टर्म को रिप्रेजेंट करता था, फैमिली ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट नहीं करता था। तो यहाँ पे हम इंडेफिनिट इंटीग्रल यूज करें, और इंडेफिनिट इंटीग्रल्स जो है ये हमारे पास एंटी डेरिवेटिव्स हैं, इनके फार्मूलाज हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आप याद कर चुके हैं, किए हुए हैं, कुछ ज़हन में होंगे, जो नहीं है ज़हन में वो आपने यहाँ से याद करने हैं कि इस तरह के जितने भी फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रल हम किस तरह से ओपन करते हैं। सो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक रट्टे वाले फार्मूले से तो आपने बहुत दफा पढ़ी होगी कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो इसमें आपको ये भी पता होगा कि कौन से फंक्शंस जो है उनको फर्स्ट रखते हैं और कौन से सेकंड रखते हैं। कुछ पढ़ा होगा पीछे आप लोगों ने इसका? यस मैम, यस मैम, पढ़ा हुआ है। कौन से फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन और कौन से फंक्शंस को आप सेकंड फंक्शन के तौर पर डील करते हो? इसका कुछ शादी फार्मूला बताया था, भूल गया। लेट रूल है मैम, लेट रूल मैम, वही फार्मूले याद थे वो भूल गए हैं मैम। इसका कोई फार्मूला था, पहले किसको यूज करते हैं इंटीग्रेशन? मुझे तो बात ही नहीं आ रही। प्रोडक्ट रूल का फार्मूला, प्रोडक्ट रूल जो भी फार्मूला पढ़ा था व्हाटएवर, सो आपने जो पढ़ा था आपने वो याद कर लिया, आपने उसके साथ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वही फार्मूलाज हैं। थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ ये है कि आपने उनको प्रिसाइज वे में देखना है कि बेसिकली हम अपना फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, किन फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शन का नाम देते हैं और किन को सेकंड का नाम देते हैं। थोड़ा सा हम इसके बारे में लर्न करेंगे। बेसिकली वो रट्टे वाला काम हम यहाँ पे थोड़ा स्किप कर देंगे। प्रोडक्ट रूल को यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। और प्रोडक्ट रूल में अगर कोई फंक्शंस, दो फंक्शंस का हम डेरिवेटिव डिस्कस करते थे तो हमने इसी तरह से किया था, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अच्छा जी, अब दोनों साइड्स पे अगर हम इंटीग्रल अप्लाई कर दें, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी आप इंटीग्रल अप्लाई कर दें, तो ये जो ये वाली साइड है इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी, ये जो साइड है। ठीक है, इस साइड पे जब आप इंटीग्रल अप्लाई करते हो और साथ dx अप्लाई करते हो तो dx के साथ ये dx कैंसिल हो जाता है और इस d के साथ आपका इंटीग्रल कैंसिल हो जाता है और आपके पास फंक्शन जो है वो इसी फॉर्म में रह जाता है, f of x g of x। ठीक है, सो बेसिकली जो इंटीग्रल है कोई से दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का वो आपके पास इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, f of x g of x का इंटीग्रल। इसको प्रीसाइज वे में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, f of x g prime of x dx plus g of x f prime of x dx is equal to f of x g of x। मींस इंटीग्रल को हम प्रॉपर्टी यूज करते हुए सेपरेट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर देते हैं। वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन एज, फिर इस इक्वेशन को हम दोबारा से रीअरेंज कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं f of x g prime of x dx is equal to f of x g of x minus g of x f prime of x integral dx। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट बेसिक इक्वेशन है। इस फंक्शन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने कोई से दो फंक्शंस होंगे तो उनके इंटीग्रल्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट फंक्शन एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। जो भी फंक्शन आप लोगे, अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, तो आपने एक को f का नाम देना है और दूसरे को g प्राइम का नाम देना है। वहां से अपना बेसिकली आपने g फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को आपने याद कर लेना है। इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ u v भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इजी वे में करना चाहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, u को हम f of x कह देते हैं और v को हम कह देते हैं कि ये हमारे पास g of x है। देन द डिफरेंशियल्स आर, फिर इनके ऊपर अगर आप डिफरेंशियल्स अप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाता है, du f prime of x dx और ये dv g prime of x dx। ओके,
अब अगर आप पुट करोगे इस इक्वेशन में तो ये u है और g प्राइम ऑफ x dx किसके इक्वल है, dv के इक्वल है, तो u dv uv माइनस v du। तो ये दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन इज दिस एंड द सेकंड इक्वेशन इज दिस। इस इक्वेशन को यूज करें या अपने अगर हमारी कोई कॉम्प्लिकेशंस में है एक्स वेरिएबल्स में उनको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम u में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर दोबारा से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे और अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है x sin x dx, ये फंक्शन है। तो मैंने आपको ये बता दिया, पहले ही स्टार्ट में कह दिया था कि ये बेसिकली वही फार्मूलाज हैं जो आपने सेकेंड ईयर में याद किए हुए हैं, जिनको आप फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बेसिकली वही फार्मूले हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने प्रिसाइज वे के साथ इनको डिफाइंड कर दिया हुआ है। इक्वेशन को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम मोस्टली वो फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव इजीली डील हो सके हमारे पास। हम f of x को कहेंगे कि ये हमारे पास x है और sin x आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट g प्राइम ऑफ x जो है वो sin x के इक्वल है आपके पास। अब हमने करना क्या है, अगर हमने ये फार्मूला यूज करना है तो हमने f of x g प्राइम x तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें f प्राइम ऑफ x की भी जरूरत है और g of x की भी जरूरत है। तो हम g of x फाइंड करेंगे और f प्राइम ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से f प्राइम ऑफ x आपका क्या आ जाएगा, 1 बन जाएगा और g of x आप इसका एंटी डेरिवेटिव ले लो। और एंटी डेरिवेटिव जब भी हम लेते हैं तो हम मोस्टली सिंपल एंटी डेरिवेटिव जो है उसको प्रेफर करते हैं। तो ये हमने g of x माइनस cos x ले लिया। फॉर g वी कैन चूज एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ g प्राइम। g के लिए उसने कहा हम कोई भी एंटी डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर करते हैं कि सिंपल यूज करें। Thus using formula 1 we have, अब अगर हम फार्मूला 1 जो है वो यूज करें इसके ऊपर तो हम लिख सकते हैं, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू, अगर इसको डायरेक्ट आप देखें तो ये बेसिकली आपका वही फार्मूला है जो सेकेंड ईयर में आपने यूज किया था, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन का ये इंटीग्रल है ना आपके पास, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस फार्मूले को आप याद रख लें या वो फर्स्ट ईयर वाला फार्मूला याद करके आप कर लें, लेकिन दोनों के अंदर रिलेशनशिप आपको बताना चाहिए कि ये फार्मूला बेसिकली आता कैसे है, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन आपका x है, g of x आपका माइनस cos x है, माइनस g of x आपके पास माइनस cos x और f प्राइम ऑफ x हमने फाइंड किया था 1 dx। अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने जो फर्स्ट फंक्शन x रखा उसने हमारी डेरिवेटिव टर्म को इजीली डील कर दिया और हम अपना इंटीग्रल जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज cos x बेसिकली sin x प्लस ये, चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसके साथ हमेशा एक कांस्टेंट जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा। ओके, इसी को उसने एक दूसरा जो मेथड हमने uv वाला यूज किया था उसके मुताबिक भी सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद सेम आंसर है, u आपके पास x है और dv आपके पास क्या हो जाएगा sin x dx। dv बेसिकली किसके इक्वल होता है, g प्राइम ऑफ x dx के इक्वल होता है। तो dv को हमने g प्राइम ऑफ x dx जो है वो बेसिकली पूरा आपका क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। यहाँ से आपने v फाइंड करना है तो इसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे वो माइनस cos x आ जाएगा और u का du लेंगे तो वो dx आ जाएगा आपके पास। अगेन आपके पास ये फार्मूला में जो था u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du, तो आप सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सेम आंसर आ रहा है। ओके, अब हमने किया क्या है, हमने x को फर्स्ट फंक्शन लिया और इसको सेकंड फंक्शन लेके अपनी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व की, लेकिन इसके बाद हम एक नोट भी दे रहे हैं। Our aim in using integration by parts is to obtain the simpler integral that the one we started with। ने कहा बेसिकली हमारा एम क्या है, हम इस इंटीग्रल से एक ऐसे इंटीग्रल की तरफ मूव करना चाह रहे थे कि जिसको हम इजीली डील कर सकें। तो हमने इस इंटीग्रल से बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हुए ऐसे इंटीग्रल की तरफ मूव किए कि जिसको अब हम इजीली डील कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। Thus, in example number 1, we start with x sin x dx and expressed it in terms of the simpler integral। उसने कहा कि हमने इस इंटीग्रल से स्टार्ट किया और एक सिंपलर इंटीग्रल की तरफ मूव करके आगे cos x dx। If we had instead choose, लेकिन जरूरी नहीं था कि हम x ही चूज करते और दूसरा फंक्शन sin x चूज करते, हम पहला फंक्शन sin भी यूज कर सकते हैं एंड dv जो है वो x dx यूज कर सकते हैं।
then derivative of this function is du cos x dx, and the derivative antiderivative of this function is x square over 2. दोनों एंटी डेरिवेटिव जो है वो अपनी इंटीग्रेशन के अंदर आप यूज करेंगे तो ये फर्दर हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, sin x x square over 2 minus 1 over 2 x square cos x dx. अब आप देखें कि हम जब इस इंटीग्रल से मूव किए हैं तो इस इंटीग्रल से मूव करते हुए हम एक सिंपलर इंटीग्रल की तरफ नहीं बढ़ रहे। अब अगर हम दोबारा से इस टर्म को डील करेंगे तो ये एक और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म देगी इस इंटीग्रल को। जब हम इसको दोबारा से cos को फर्स्ट फंक्शन और x को सेकंड फंक्शन लेंगे तो ये x क्यूब ओवर 3 की फॉर्म में ओपन होगा, फिर आगे मूव करेंगे तो ये x 4 ओवर 4 की फॉर्म में ओपन होगा, cos sin दोबारा साथ इन्वॉल्व होते जाएंगे और हमारी इंटीग्रेशन आगे मूव करती जाएगी। हम इजीली अपनी इंटीग्रेशन को डील नहीं कर पाते, तो हमने अपना फर्स्ट फंक्शन वो चूज करना है जो हमारी इंटीग्रेशन को इजी बना दे, हमारे डेरिवेटिव को इजीली सॉल्व कर दे, सॉल्व करने के बाद हमें इजीली आंसर जो है वो दे दे। तो हम मोस्टली जो चूज करते हैं वो फर्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन को चूज करते हैं जो डेरिवेटिव टर्म में आने के बाद इजीली डील हो सके। इसके बाद सेकेंड ईयर में आपने वो पढ़ा भी होगा कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन मोस्टली कौन से यूज होते हैं, तो वो वही फंक्शन हम यूज करते हैं जिनको हम इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव इजीली सॉल्व कर सके, सॉल्व करने के बाद अपने इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ये लेना गलत नहीं है कि ये लेना गलत बात है, लेकिन इस इंटीग्रेशन को डील करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ आगे मूव करना पड़ता है। सो अगेन आपके पास इवैल्यूएट है नेचुरल लॉग ऑफ x dx। तो ये एक हमारे पास ऐसा इंटीग्रल है अगेन जिसको आप बाय पार्ट्स जो है वो डील करेंगे। तो हमारे पास चूंकि इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में 1 ही मौजूद है तो हम एक फंक्शन 1 लेंगे और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ x लेंगे। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ x जो है इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x टर्म को हम इजीली डील कर सकेंगे। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल इसको हम सेकंड फंक्शन रखेंगे तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड पैदा करेगा। जैसा कि अभी हम इसको देख सकते हैं, हमने इसको सिर्फ फर्स्ट फंक्शन लिया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव इजीली डील हो जाएगा हमारे पास। यू नेचुरल लॉग ऑफ x लिया है और g प्राइम ऑफ x या हमने g प्राइम ऑफ x जो लिया है वो 1 लिया है। तो g प्राइम ऑफ x dx बेसिकली g प्राइम ऑफ x अगर 1 है तो g प्राइम ऑफ x dx किसके इक्वल होता है? dv के इक्वल होता है। यहाँ से du फाइंड किया 1/x और v फाइंड किया वो हमारे पास x है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें बताती है कि यहाँ पे आपके पास क्या होता है, v du था क्या, याद ही भूल गया मुझे फार्मूला। मैम 1 होता है u dv is equal to ub minus v du। Okay. So u dv is equal to ub minus v du। So vx था और du आपके पास 1 में। अब देखें तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो चुका है और इजीली आपको अपना गिवन आंसर जो है वो मिल चुका है। लेकिन अगर हम इसको सेकेंड फंक्शन के तौर पर डील करते, फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम ले लेते, फर्स्ट फंक्शन को हम x1 ले लेते, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो इसका इंटीग्रल 1/x आना था माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का जो डेरिवेटिव है कांस्टेंट का वो आपके पास 0 आ जाना था। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन भी अराइज हो सकती है कि आपके दोनों जो फंक्शंस हैं वो अगर एक को आप फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड फंक्शन रखते हो तो वो इजीली डील हो जाते हैं। ये ऐसा बहुत सारी चॉइसेस में होता है कि हम अपने दोनों फंक्शंस को एक दूसरे में 1 में 2 में कन्वर्ट करें तो वो इजीली डील हो जाते हैं। लेकिन हमारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो मोस्टली वहीं पे आती हैं जहाँ या तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहाँ हमें केयरफुल होना पड़ता है कि हमने किसको फर्स्ट फंक्शन और किसको सेकंड फंक्शन के तौर पे डील करना है। लाइक दिस, इफ यू टेकिंग दिस फंक्शन यू कैन क्लियरली सी दैट, आप इस फंक्शन को अगर देखते हैं तो आप बहुत इजीली जज कर सकते हैं कि ये अगर इसकी पावर बढ़ेगी, हमने इसकी पावर बढ़ानी नहीं है, हमने देखना है कि इसकी पावर कम कैसे होंगी। कम होंगी तो डील हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी इस फंक्शन के साथ तो वो डील नहीं होंगी। तो हमें चाहिए कि इसका हम डेरिवेटिव लें, ना कि इसका इंटीग्रल लें। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है इसको लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसके डेरिवेटिव की तरफ मूव करेंगे ताकि ये अपनी टी की पावर्स को कम कर दे। तो हम फर्स्ट फंक्शन जो है वो अपना टी स्क्वायर लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो हम जी प्राइम ऑफ एक्स जो है डी टी ले लेंगे, जिसको डी वी के इक्वल रखेंगे। यहाँ से डी यू फाइंड किया और आपने वी फाइंड आउट किया। इंटीग्रेशन की बाय पार्ट्स
So first function into integral of second minus integral of second into derivative of first का derivative 2t आ जाएगा, तो ये t e पर t again this is the product of the two functions. इसका हम दोबारा से derivative लेंगे तो ये function खत्म हो जाएगा और सिर्फ exponential function रह जाएगा. दोबारा इस पे आप product rule लगा दें. अच्छा जी, ओके. सो जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ गया. और जब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट जो है वो मौजूद है. इसको आप इस वैल्यूज के अंदर पुट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू. ठीक है, यहाँ से ये क्या बन जाएगा -2c और -2c को हम एक कांस्टेंट का नाम देते हैं क्योंकि कांस्टेंट में कुछ ऐड कर दें तब भी वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट में कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तब भी कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई मल्टीप्लिकेशन कर दें तब भी वो कांस्टेंट ही रहता है और उसके अंदर कुछ ऐड कर दें तब भी वो कांस्टेंट ही रहता है आपके पास. सो हम कोशिश करते हैं कि जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, डिवीजन हो रही हो, उनको सिंपल फॉर्म में कांस्टेंट का नाम दे दें और अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको सॉल्व करें. सो यहाँ तक तो हमारे पास सिचुएशंस थी कि हम फर्स्ट फंक्शन रखते हैं, सेकंड फंक्शन रखते हैं, तो कैसे हमारा डेरिवेटिव जो है या हमारा इंटीग्रल जो है वो इजी वे में जाता है और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं. अगेन आपके पास कोई दो फंक्शंस ऐसे मौजूद हैं जिसको अगर आप देखें, बार बार देखें, तो आप फर्स्ट फंक्शन लो या सेकंड फंक्शन लो, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये साइन कॉस में कॉस साइन में कन्वर्ट होता रहेगा और एक्सपोनेंशियल हमेशा मौजूद रहेगा. तो इसमें फिर हमने इस कंडीशन को कैसे डील करना है ये आपने सेकेंड ईयर के अंदर रिजल्ट पढ़ा होगा. फिर हम इसको एक इंटीग्रल I1 का नाम देते थे और फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाकर सॉल्व करते थे. पढ़ा हुआ था ये सिस्टम आपने कहीं? जी मैम पढ़ा हुआ है. यस मैम. तो ये यही हम डेफिनेशन नीदर ex large sin x becomes simpler, उसका ना तो ex ना ही sin x है वो सिंपल है विद डिफरेंशिएटेड, क्योंकि हम डेरिवेटिव ले लें तो ये टर्म खत्म हो जाएगी. नहीं, इसी तरह चलती रहेगी, कहीं ex cos x बन जाएगा, कहीं दोबारा से ex sin x बन जाएगा. तो ये दोनों जो है इनको डिफरेंशिएट करते हुए डील करना इजी नहीं था, बट वी ट्राई चूजिंग u. लेकिन उसने कहा हम कोशिश करते हैं कि u को हम e पर x रख लें और dv को हम sin x dx रख लें, दैट इज g प्राइम ऑफ x. ओके, फिर यहाँ से आप du फाइंड करो तो वो भी x है और यहाँ से आप v फाइंड करो तो वो माइनस cos x है. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स गिव्स अस फार्मूला पुट कर दें. So f of x g prime of x, ये जो भी फार्मूला है मुझे भूल जाता है, बहरहाल मैं उसको फिर आपकी तरह वैसे ही डील करती हूँ. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अच्छा जी, करने के बाद हमारी इंटीग्रेशन जो है वो इस फॉर्म में आ चुकी है. अब इस पे दोबारा से हम वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाती है. ये तो आप लोगों को करनी आती है ना इजीली, कैसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट. ये तरीका था आपका सेकंड ईयर का, और अभी का जो तरीका है वो ये है, मैंने आपको बताया कि आपने फार्मूला याद कर लेना है. ठीक है, ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाता है ना ये जरूरी फार्मूला अगर आप याद कर लेते हो, मेरी तरह फार्मूले को याद कर लेंगे तो फिर आपको फार्मूला ही याद रहना है. लेकिन अगर आप यहाँ से ये कंडीशन याद करोगे कि कौन सा फंक्शन आपका f है, कौन सा फंक्शन आपका g प्राइम ऑफ x है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अपना g प्राइम ऑफ x फाइंड करके बताएं इसमें से कौन सा. तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने सारी टर्म्स जो है वो कैसे इवैल्यूएट करनी है, कैसे फाइंड आउट करनी है. ओके, अब दोबारा से जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो ये हमारा वही फंक्शन बन जाता है जो हमें रिक्वायर्ड स्टार्ट में था. तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे. लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम ले जाएंगे तो ये हमारे पास 2 e बार x sin x dx बन जाएगा और जो राइट हैंड साइड है वो हमारी ये है. चूंकि हमने इस इंटीग्रल को बेसिकली सॉल्व करने के बाद फाइंड आउट कंडीशन की होती है तो कांस्टेंट हमारा इन्वॉल्व हो जाता है. सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज यू कैन सी हियर दिस वाज द इंडेफिनिट इंटीग्रल. आगे आपके पास डेफिनिट इंटीग्रल है कि अगर आपने प्रोडक्ट रूल जो है वो डेफिनिट इंटीग्रल्स के ऊपर अप्लाई करना है तो फिर कंडीशन क्या होगी. फिर जो आपकी इंटीग्रेशन जिस फंक्शन की होती है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो उसमें आपने अपनी लिमिट्स पुट करनी है और फिर अपना फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है. सिर्फ ये डिफरेंस है. और जब ये इंटीग्रल आपने फाइंड आउट करना है तो इसके साथ फिर आपने कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये हमारा डेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है. टेंज इनवर्स x को आपने सॉल्व करना है u v फार्मूले के साथ ही हम करेंगे. u को अगर आप टेंज इनवर्स x लिख लेते हो
क्यों रखते हैं? क्योंकि ये डेरिवेटिव टर्म में इजीली डील हो जाएगा। और v को हम dv जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, g प्राइम ऑफ x dx। और g प्राइम ऑफ x आपके पास यहाँ पे 1 है, तो वो लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, dv आपका g प्राइम ऑफ x dx है। यहाँ से du फाइंड करें, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज dx over 1 plus x square and the antiderivative of this function is v is equal to x। फार्मूला 6 अगेन हम अप्लाई करेंगे, u dv is equal to uv minus v du। dx था, du आपका क्या है, dx over 1 plus x square। अच्छा जी, यहाँ आपने लिमिट पुट कर दी। जब आप 1 लिमिट पुट करते हो तो ये भी 1 है और टेन इनवर्स 1 है। जब 0 पुट करते तो ये 0 इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 की वैल्यू थी π/4 माइनस, आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो तो ये नीचे वैल्यू और यहाँ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, जैसा कि 2x होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। क्या अब ये 1/2 हमारा बाहर आ गया, एक 2 ऊपर इन्वॉल्व हो गया, सिंपल फॉर्म में इसको उसने कन्वर्ट कर दिया। आप इस तरह से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हम उसको आसानी के लिए किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर देते हैं। तो हम 1 plus x स्क्वायर को t पुट कर देते हैं, फिर dt आपका क्या आ जाएगा, 2x dx। अब 2x dx हमारा पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, नीचे फंक्शन था, तो वो नेचुरल लॉ की फॉर्म में ओपन होता है। ये आपको पता है। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, जब x की लोअर लिमिट 0 है तो t की लिमिट 1 बन जाएगी, और जब आप यहाँ पे x की लिमिट 1 पुट करोगे तो t की लिमिट 2 बन जाएगी। लिमिट्स हमारी चेंज हो गई, फंक्शन चेंज हो गया। नेचुरल लॉग ऑफ t की लिमिट्स पुट कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, तो ये आपके पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। इस इंटीग्रल को आप यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, π/4 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2/2। और इसके साथ कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। आपको प्रूफ द रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूले को प्रूफ करना है आपने, और साइन एन एक्स dx है इसको। अच्छा जी, अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पे ये होता है कि अगर हमने पीछे जितने भी फंक्शंस डील किए, टेन इनवर्स x था या साइन x था या cos x था, तो फिर हम क्या करते थे, हम उसके साथ 1 इन्वॉल्व कर देते थे। तो एक फंक्शन को हम 1 का नाम दे देते थे, दूसरे को जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था मौजूद। लेकिन जब भी आपके फंक्शंस जो है वो पावर की फॉर्म में आ जाएंगे, जब n आपका 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा, तो फिर आप उसके साथ 1 को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। फिर आपने क्या कंडीशन यूज करनी होती है, वो कंडीशन आगे जाके आपकी नेक्स्ट सेक्शन में प्रूफ भी की जाएगी। उसमें आपने एक टर्म को साइन ही रहने देनी है और दूसरी को कॉस में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए ये आगे का सिस्टम है। अभी सिर्फ वो क्या कर रहा है, इस टर्म को ब्रेक कर देता है, इसमें 1 को ऐड भी कर देता है और सब्ट्रैक्ट भी करता है। जब सब्ट्रैक्ट करता है 1 को, तो वो क्या बन जाती है, साइन n माइनस 1x, और जब वो 1 ऐड होता है तो वो सिर्फ साइन x रह जाता है। तो साइन n माइनस 1 को उसने u का नाम दिया है और साइन x dx को उसने dv का नाम दिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ से इसमें आपने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है m के अंदर, ठीक है? ओके यस मैम। मैम ऐड करने पे कोई चेंजिंग क्यों नहीं आई जी? ऐड करने पे कोई चेंज क्यों नहीं आया? इसमें मुझे समझ नहीं आया क्या। एन में जब हमने 1 ऐड किया तब एंड में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, उसमें 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी उसमें, ठीक है? जब सब्ट्रैक्ट किया लिख दिया और जब वो ऐड किया था तो वो ये लेदर टर्म हो गई थी जिसको हमने dv का नाम दे दिया। यहीं पे आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करोगे कि साइन nx को क्या लिखोगे, साइन n माइनस 1 प्लस 1x। ओके, यस मैम। फिर उस इंटीग्रल में से आप लेट कर लोगे u साइन n माइनस 1x और dv साइन x dx। d जो आपके पास आ जाएगा ये n माइनस 1 साइन n माइनस 2x, और फिर साइन का डेरिवेटिव cos x dx, और v आपके पास क्या जाएगा, माइनस cos x। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज करोगे, तो u dv uv प्लस v du, तो v आपके पास माइनस cos x
और डी जो आपके पास क्या था n-1 sin n-2 x, और ये cos x इस cos x के साथ जब मिलेगा तो cos स्क्वायर x बना देता है। अब cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। एक टर्म हमारी ये है, दूसरी जब 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये साइन n-2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, लेकिन साइन स्क्वायर के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर के साथ ये 2 खत्म हो जाएगा और जस्ट क्या रह जाएगा n(x) हो जाएगा। ओके, सो ये n-1 टर्म अगेन हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो इस -1 से ये वाला 1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा n sin पावर nx और ये टर्म प्लस दिस टर्म। ओके, और उसके बाद ये n से डिवाइड कर दें तो यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। अब आपने चूंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था तो प्रूफ तो आपको यही तक दिया हुआ है, लेकिन उसने उस n को डील भी किया है कि अगर आपने n को डील करना है तो आप कैसे करोगे। n चूंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो जब n ऑड होगा 3 होगा तो साइन x ds, जब भी n ऑड होगा 3 होगा तो साइन x के फॉर्म में ही ओपन होगा। 5 होगा तो क्या आ जाएगा साइन 3x हो जाएगा। उस साइन 3x को हम ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लगा के दोबारा साइन में ही कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह 7 हो जाएगा तो 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 साइन 5x हो जाएगा। तो साइन 5x को हमने ऐसे ही डील करते करते साइन x तक लेके आना है। ओके, उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बार बार अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर n इवन होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 गिवन था स्टेटमेंट में आपके पास, तो जब n इवन होगा तो n कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा। 2 माइनस 2 आपको 0 आंसर देगा। अगर n 4 है तो 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर को बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज करते हुए दोबारा साइन 0 में ही कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह अगर 6 है 6 माइनस 2 4 बन जाएगा तो 4 को भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हुए साइन 0 में ही कन्वर्ट करना है। तो अगर n ऑड होगा तो हमेशा ये इंटीग्रल साइन x dx बनेगा। अगर n इवन होगा तो ये इंटीग्रल हमेशा साइन पावर 0 हो जाएगा और ये dx में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। एक्सरसाइज 7.1 का आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे, 51 करेंगे, 53 करेंगे, 43 करेंगे, 47 करेंगे, 49 क्वेश्चन करेंगे। यही तक करते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, बहुत ये टॉपिक ना बेसिकली इंटीग्रेशन का जो ये टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये बहुत सिंपल्स हैं, सारे आपने किए हुए हैं सेकेंड ईयर में। यस मैम। तो उसको हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आगे है जी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, तो एवेलुएट करना है। अभी हमने पीछे जो पढ़ा था cos sin n की पावर x, तो ये n बेसिकली आपकी पावर्स में है, कभी cos n की पावर 3 हो जाएगी, कभी n की पावर जो है वो आपके पास 4 हो जाएगी। तो इनको कैसे डील करना है ये प्रोसीजर बेसिकली यहाँ बताया जाएगा कि जब 3 हो या 4 पावर हो। जी 11 के बाद कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं ये आपको अब कोई स्टूडेंट ही बता सकेगा कि कौन कौन से करने हैं। अच्छा जी, जब भी cos की पावर 3 हो या cos की पावर जो है वो 5 हो या 7 हो तो आपने क्या करना है, उसके लिए उसने जो प्रोसीजर बताया वो आपने देख लेना है कि सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग u is equal to cos x is not helpful।
हम ये पुट कर दें कि u को हम cos x कह दें और जो हमारा g प्राइम ऑफ x है उसको हम cos square x कह दें, तो ये हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए। Since then du minus sin x dx, अगर u को हम cos x रखते हैं तो du हमारे पास क्या बन जाएगा, minus sin x dx। In order to integrate powers of cosine, जब भी कोसाइंस की पावर आपने करनी है सॉल्व, we would need an extra sin x factor, हमें एक एक्स्ट्रा sin x की जरूरत होती है। सिमिलरली a power of the sin would require an extra cos x factor, इसी तरह अगर हमने साइंस की पावर को सॉल्व करना हो तो हमें cos x factor की जरूरत होती है। Thus here we can separate one cosine factor and convert the remaining cos period into an expression involving sin using the identity this। उसने क्या कहा, हम क्या करेंगे, 10 here we can separate one cosine factor, हम एक cosine factor जो है उसको सेपरेट कर देंगे। मेन अगर cos 3 है तो इसमें से एक cosine cos को हम सेपरेट कर देंगे एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग cos के x, जो रिमेनिंग cos के x होगा उसको हम ये आइडेंटिटी यूज करते हुए 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये cos क्यूब x है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से एक cos को सेपरेट कर देंगे, बाकी आइडेंटिटी को हमने ये कंडीशन यूज करते हुए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख दिया। अब हम अपना इंटीग्रल जो है उसको इजीली डील कर सकते हैं। सो अब अगर हमारे पास जो u है वो साइन x है, सो du आपके पास क्या बन जाएगा, cos x है dx। ये बेसिकली वी कैन देन एवेलुएट द इंटीग्रल। उसने कहा अगर हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो अगर u को साइन रखते हैं, एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है, तो फिर हम इसको इजीली डील करेंगे। हम इस फंक्शन को u साइन का नाम देंगे जो कि इसका जो डेरिवेटिव मौजूद है x जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos square x cos x में, और cos square x पे आप आइडेंटिटी यूज करोगे 1 माइनस sin square x है। और इसके बाद चूंकि sin x को हम सिंपल नाम दे देते हैं u का, तो ये आप वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस u स्क्वायर और cos x dx आपका किसके इक्वल है, du के इक्वल है। इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका इंटीग्रल फाइंड करोगे और उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे ओरिजिनल, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x एंड y हम अपना इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे, तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y ही हम उसकी वैल्यूज लेके आएंगे। Similarly, you can use your sin 5x cos square x। So sin 5x और cos square x जैसी टर्म्स जो है वो जब भी आपके पास डील होंगी, we would convert cos square x to 1 minus sin square x। या तो सारे साइन को cos में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या cos की टर्म को हम साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि cos के x को इजीली हम इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट कर सकते थे, फिर जब हम इसको इजीली इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करेंगे तो साइन में कन्वर्ट करने के बाद हम वही डेफिनेशन देंगे जो इस cos की दी है, कि हम एक फैक्टर जो है वो cos रखेंगे, बाकी को हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बाकी के ऊपर। तो सिमिलरली इसी तरह जब ये पूरा फंक्शन अगर हमारा साइन की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो फिर हम वही आइडेंटिटी जो है इंटीग्रेशन की वो अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने cos के x को क्या लिखना है, अगर चूंकि उसने यहाँ पे जी मोहम्मद अवैस, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम ये एग्जांपल 1 में जो लास्ट स्टेप्स हैं वो थोड़ा सा बता दें, मैंने तभी ज्वाइन किया। एग्जांपल 1 में क्या है? आपकी मैम आवाज कट रही है। हाँ, एग्जाम्पल 1 तो मैंने बता दी थी, ये जो दोबारा आपने ज्वाइन किया इससे पहले ही। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है इसमें उसने यही बताया है कि जब भी आपके पास cos की पावर में टर्म्स होंगी तो सिंपल ये लिख देना कि u cos x है, फिर d जो आपके पास क्या होगा, माइनस sin x dx, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो हम सिंपल इसको u cos x या gx जो है वो 1 लिख के सॉल्व नहीं कर सकते, वो हम उसी वक्त सॉल्व कर सकते थे जब साइन cos की फॉर्म में हो या cos साइन की फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन साइन की फॉर्म में कोई पावर मौजूद ना हो। जब भी किसी cos या साइन के ऊपर पावर आ जाएगी तो फिर हमने डील इसको कैसे करना, हम इसको सिंपल u cos x नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एक वैल्यू cos की एज इट इज मौजूद रहने देंगे, जो बाकी cos स्क्वायर x होगा उसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे।
करने के बाद हमारा फंक्शन अब इस फॉर्म में आ चुका है कि अगर हम ए को यू का नाम देते हैं तो उसका डेरिवेटिव आगे हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम u को साइन का नाम देंगे, u को साइन पुट कर दें तो du हमारे पास cos x dx मौजूद है डेरिवेटिव। अब हम अपना इंटीग्रल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको cos को एक फैक्टर रहने दिया और दूसरे को हमने आइडेंटिटी के मुताबिक 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब साइन को अगर आप u कहो तो उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है cos x। कोई फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हमारे पास हमेशा हम कह देते हैं कि उसकी पावर इंक्रीज कर जाती है। तो ये u आ गया माइनस u क्यूब ओवर 3 आ गया प्लस c आ गया। उसके बाद आपने u की ओरिजिनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस जो है वो पुट कर देंगे। क्लियर है? जी मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। इसी तरह जब आपके पास sin 5x cos स्क्वायर x dx है तो पहली पॉसिबिलिटी हमने क्या करनी है, हम या तो अपना सारा फंक्शन जो है वो cos की तरफ लेके जाएं या cos का सारा फंक्शन जो है वो हम sin की तरफ कन्वर्ट करें। उसके बाद हम अपनी आइडेंटिटी जो है, ये वाली आइडेंटिटी जो है इसको अप्लाई करें। अच्छा जी, उसने क्या कहा, we could convert cos square x to 1 minus sin square। हम कर सकते थे cos square x को इजीली इन टर्म्स ऑफ 1 minus sin square x कन्वर्ट कर सकते थे, बट we would be left with an expressions in terms of sin x with no extra cos x factor। फिर अगर हमारे पास सारे का सारा जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता तो हमारे पास एक्स्ट्रा cos x फैक्टर मौजूद ही नहीं रहना था। तो बजाय इसके कि हम ये करें, हम इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारे पास एक साइन मौजूद रहेगा। अगर आप साइन की पावर 4 ले लें तो उसको cos में कन्वर्ट कर दे तो एक साइन फिर भी उसने कहा हमारे पास मौजूद रहेगा। तो बजाय इसके कि cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं, हम साइन को cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वही काम उसने किया है। sin 5 को उसने क्या लिखा है, sin 4x और फिर sin x लिख दिया है। ये sin x अलग से लिख दिया, sin 4x पे उसने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया, sin square x square ये sin 4 है, cos square x को उसने एज इट इज रहने दिया। ओके, अब यहाँ पे 1 माइनस cos square x इसकी वैल्यू यूज कर दी है, cos square x sin x। उसके बाद इस पावर को उसने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद ना भी करें ऐसे उसने लिख दिया। ठीक है, तो अगर आप u को cos ले लो तो उसका डेरिवेटिव आगे du sin x मौजूद है, तो हम u को cos ले लेंगे और उसका डेरिवेटिव हमारे पास माइनस sin x dx है। इजीली हम अपनी टर्म्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्क्वायर को ओपन भी कर लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी सेम आंसर आएगा। अच्छा जी, हमने ये वैल्यूज लिख दी थी, sin square x cos square x sin x और उसके बाद इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पे आप अपना एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं u, तो ये u स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू u स्क्वायर आ जाएगी और ये आपके पास sin x dx किसके इक्वल था, माइनस du के इक्वल है। ठीक, वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये आपके पास ओपन हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर ओपन होने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म्स आ जाएंगी, इनकी पावर u क्यूब ओवर 3 आ जाएगी, ये u 5 ओवर 5 आ जाएगा, तो उनके डेरिवेटिव u du और मौजूद है। उसके बाद आप इसको दोबारा से cos में कन्वर्ट कर देंगे। सो यू कैन इजीली डील दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। या तो cos को sin में कन्वर्ट करें या sin को cos में कन्वर्ट करें, लेकिन कन्वर्ट करते हुए आपने साथ ये भी ध्यान में रखना है कि एक फैक्टर एक्स्ट्रा मौजूद रहना चाहिए sin का या cos का, जिसको हम डेरिवेटिव की टर्म के साथ डील कर सकें। evaluate sin square x dx। तो देखें पीछे जो हमारी टर्म्स थी उसमें जब हमने सबसे पहले cos क्यूब था उसको जब हमने sin स्क्वायर में कन्वर्ट किया है तो sin स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद था। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर हम sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी ये डील नहीं हो रहा, क्योंकि फिर sin का सारा cos में कन्वर्ट हो जाता है। sin स्क्वायर x के साथ रखें तो फिर भी डील नहीं हो सका। हाँ, हम एक प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक की यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि जो sin स्क्वायर x होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos 2x/2 के इक्वल होता है। सो हमने sin स्क्वायर की बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर ली है। अब हम इजीली अपना इंटीग्रल जो है वो फाइंड आउट कर सकेंगे और अपना आंसर जो है उसको देख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है? यस मैम। ओके, अब sin की पावर अगर 4x है तो sin की पावर 4x में आप
साइन स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर में लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स अगेन हमने पीछे डील किया था किस टर्म में था, उसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है और इजीली अपनी इंटीग्रेशन जो है उसको फाइंड आउट आपने कर लेना है इस फार्मूले के मुताबिक। ओके, ये आप इजीली कर सकते हैं। आगे सिचुएशन आ जाती है कि अभी हमने पीछे जो एक क्वेश्चन डील किया है उसको बेसिकली हमने प्रॉपर वे के साथ कैसे डील करना है, ये क्वेश्चन अभी हमने डील किया है जिसमें साइन की कुछ पावर और कॉस की पावर हमें इन्वॉल्व होती नजर आ रही थी। तो इनको डील कैसे करना है, जब भी साइन कॉस पावर के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाए तो फिर हमारे पास से ये एक स्ट्रेटजी है कि हमने उनको कैसे डील करना है। उसमें सबसे पहला हमारे पास काम क्या है कि हमने साइन को इग्नोर करना है। अगर हम सिर्फ कॉस को डील करना चाह रहे हैं तो कॉस पे एन की कंडीशन हमने देखनी है कि क्या एन ऑड है या इवन है। अगर तो एन ऑड है, अगर एन ऑड होगा तो हमेशा 2k + 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर एन इवन हो तो 2k की फॉर्म में ही लिखा जाता है। अगर एन आपका ऑड है सेव 1 को साइन फैक्टर, तो फिर आपने क्या करना है, एक कॉज को बचाना है एंड यूज, और बाकी जितना भी कॉज होगा उसको ये आइडेंटिटी यूज करते हुए साइन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ये काम अभी हमने पीछे एग्जांपल के अंदर किया भी है कि हम अपना एक फैक्टर बचाते हैं, बाकी को साइन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो इस साइन के साथ डील हो जाता है। सो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक कॉज जो है उसको बचा लिया है, जो बाकी कॉज है उसके ऊपर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है। फिर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, यू को साइन के इक्वल रखते हैं, डी जो आपका कॉज एक्स डी एक्स के साथ डील हो जाता है। ये पहली कंडीशन थी कि अगर एन जो है वो हमारा ऑड हो कॉज के ऊपर, अगर साइन ऑड हो, साइन की पावर ऑड हो और कॉज उसके साथ वैसे मौजूद हो, सेव 1 साइन फैक्टर, तो हम एक साइन फैक्टर जो है उसको बचाते हैं और बाकी को आइडेंटिटी को यूज करते हुए कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर यू हम कॉज ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव आपके पास साइन एक्स डी एक्स होता है। फिर हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि अगर बोथ ऑफ साइन एंड कोसाइन आर इवन, अगर दोनों साइन और कोसाइन जो है वो इवन हो तो यूज द हाफ एंगल आइडेंटिटीज। फिर हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है, साइन स्क्वायर एक्स 1/2 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x/2। अगर दोनों इवन हो तो फिर आपने ये आइडेंटिटीज जो है वो यूज करनी है। सो इन्हीं आइडेंटिटीज से रिलेटेड आगे सारी एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे tan 6x और secant 4x है। सो अब जो हमारे पास if we separate one secant square x factor, उसने कहा अगर हम एक secant square x factor जो है उसको सेपरेट कर दें, we can express the remaining secant square x factor in terms of tangent using the identity। इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए बाकी को हम टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन देन इवैल्यूएट द इंटीग्रल, फिर हम इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं u = tan x और d जो आपके पास secant square x dx रह जाएगा। ठीक है, चूंकि tan का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास secant square x होता है, तो एक secant square x आपने बचाना है और बाकी secant square x जो है उसको tan में कन्वर्ट कर देना है अपने आइडेंटिटी के मुताबिक। तो tan 6x आपका एज इट इज, ये जो secant square x है ये कॉस के साथ चूंकि डील हो रहा है और इवन पावर में है, तो ये secant square x की फॉर्म में आपके पास लिखा जाएगा। ये secant square x आपका 1 + tan square x आ जाएगा। अब आप tan को u रख लें, उसका डेरिवेटिव secant square x रख लें, तो आप इजीली इस टर्म को डील कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड आपकी एग्जांपल नंबर 6 है, इसको पढ़ लें और सेम टेंज और secant की जो स्ट्रेटजी है इवैल्यूएट करने की वो पढ़ लें। कोई क्वेश्चन है तो वो अपना पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 1 से ऊपर तक का सारा काम जो है वो एक दफा रीड आउट कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। ये बुक ले लो, बुक ले लो, कोई और है नहीं पेपर करने आया। मैम जी
जी क्या क्वेश्चन है आपका? मैम आपने कहा है कि अगर पावर्स हो साइन एंड कोसाइन की इवन, तो फिर हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं अगर दोनों की पावर को इवन हो। Yes, अगर yes, you okay, you can I understand your question. You can also read the strategy for evaluating tange and secant x. मैम जब ये ऑड होंगी दोनों की पावर्स, साइन एंड कोसाइन की ऑड पावर्स होंगी, उस वक्त क्या करें? जिस तरह सेम एग्जांपल नंबर 6 है इससे अगली। यस यस, उस वक्त जब ये ऑड होंगी ना तो उस वक्त आप इसको देखिए, अगर आपके पास cos sin क्यूब x और cos क्यूब x है तो cos क्यूब x में से एक cos आप बचा लेंगे, जो cos स्क्वायर x होगा वो आपका sin में सारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर cos के पास लाइक आपके पास 7 है तो उसमें भी एक cos बच जाएगा, जो 6 है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर में डील हो जाएगा, वो टर्म्स इजीली डील हो जाएंगी आपकी, ठीक है। जी ओके हो गया मैम। मैम ये जो एग्जांपल है tan की 6x और secant 4x, अगर यहाँ पे tan की 4x और secant 6x होता तब भी हमने यही करना था ना? यस, फिर सेकंड जो 4 है ना उसको 1 माइनस tan स्क्वायर x स्क्वायर की फॉर्म में ले आना था हमने, 1 प्लस tan स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर। मैम जी आज के लिए इनफ है, इतना बहुत ज्यादा पढ़ लिया। यस मैम, टफ भी है। ज्यादा देखने में लग रहा किया तो आपने सेकंड ईयर में भी हुआ ऐसे। यस मैम, पर है तो बहुत ज्यादा, एक्सरसाइज भी लिखनी है ये वाली, अभी थोड़ा सा आगे पढ़ा तो फिर दूसरी एक्सरसाइज भी लिखनी पड़नी है 7.2। आगे 2 और क्लासेस हैं हमारी। वो तो आप पढ़े या ना पढ़े वाले देनी है आज ही। हम थक जाते हैं, हम बहुत जी थक जाते हैं हम लोग बैठ के। मैम इतना काम होता है ज्यादा लिखने वाला, फिजिक्स का भी बहुत ज्यादा होता है, कैलकुलस का भी ज्यादा होता है। तो तीन क्लास क्लासें के होती बाद हैं। क्लास भी तो नहीं ना होती। हम आपकी बात भी सही है, लेकिन हमारी 3 क्लासें इकट्ठी होती हैं डेली की, कोई अरेंज क्लास भी हो जाती है कभी। फिर सिलेबस नहीं कवर होना आपका ना। मैम हो जाएगा आराम आराम से सारा। फिर जब आप किसी अगले टीचर के पास जाते हैं पिछले टीचर की बुराइयां शुरू कर देते हैं कि उसने पढ़ाया नहीं। नो मैम, मैम हम ऐसा तो नहीं कर रहे। पता है मुझे। लेकिन मैम थोड़ा कर लें और अच्छा कर लें वो ठीक नहीं रहता। यस मैम, ऐसा ठीक ज्यादा रहता है। करने से मैम थोड़ा करने और मैम ज्यादा करने से भूल जाता है हमें। मैम थोड़ा ज्यादा से थोड़ा बेहतर है, जो अच्छा हो जाए तो। मैं तो कहती हूँ ज्यादा करें थोड़ा करें, जितना भी करें बेहतर ही करें। ये तो आपके अपने रूल है ना। मैम सिलेबस कैलकुलस 3 भी इंशाल्लाह आपने ही पढ़ानी है, अगर बिल पर रह भी जाता है तो कवर हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपने सारा पढ़ लेना है, ठीक है। मैम ज्यादा बेहतर नहीं ना होता फिर। ये पता है ना ये साइन अल्फा cos बीटा ये फार्मूले किस तरह से ड्राइव तो नहीं करने हैं, आपने सिर्फ याद कर लेने हैं, ठीक है। ओके मैम जी। सो एक्सरसाइज की क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़े से दूंगी, ज्यादा नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 21, 25, 45। मैम 25 के बाद आपने क्या ठीक है, ठीक है, ओके। मैम लास्ट वाला क्या बताया? ओके मैम, जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, मुझे याद Yes, नहीं है, अब आपको याद है कि मैंने कौन से बोले हैं। ओके मैम, थैंक यू।
45 है लास्ट वाला। किसी स्टूडेंट ने अभी क्लास स्किप करके